हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और इस सेशन का टाइटल है दिल्ली एनसीआर रीजन में जो अर्थक्वेक आया था। आज का जो ये सेशन होगा इसमें हम लोग जो करंट अफेयर है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मतलब जो ये दिल्ली एनसीआर रीजन में अर्थक्वेक यहाँ पर आया है इसके बारे में भी हमको बात करनी है। और इसके बाद मैं आप लोगों को अर्थक्वेक से रिलेटेड कंप्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। मतलब अगर आप कभी भी इंडिया में किसी भी रीजन में अगर अर्थक्वेक आता है तो अगर आपने ये सेशन देखा हुआ है तो अर्थक्वेक की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर यहाँ पर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि अभी दिल्ली में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक की जो डेट थी वो 17 फरवरी थी, है ना। सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपको ये अर्थक्वेक का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 4.0 था। मतलब अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात ये समझ में आ रही है कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल अर्थक्वेक जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं उनसे ये हमको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दिल्ली में पिछले 5 साल से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो 2025 में यहाँ पर आया है। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो थोड़ा सा अर्थक्वेक को लेकर वल्नरेबल यहाँ पर हो जाता है। और इसीलिए अर्थक्वेक टॉपिक भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो इवेंट यहाँ पर हुआ, ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिल्ली जो है वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है। छोटी छोटी इंटेंसिटी के अगर हम अर्थक्वेक देखेंगे तो पहले भी दिल्ली में आ चुके हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो इससे पहले यहाँ पर ट्रेमोर्स होते थे या अर्थक्वेक का इंटेंसिटी आपको देखने को मिलता था वो दिल्ली से ओरिजिनेट नहीं होता था। ठीक है, जैसे आपने कई बार जब अर्थक्वेक पढ़ा होगा तो आप लोगों ने फोकस पढ़ा होगा, एपी सेंटर पढ़ा होगा। तो अभी तक यहाँ पर क्या होता था कि दिल्ली में जो भी ट्रेमोर्स यहाँ पर आए हैं वो डिस्टेंट एरिया में जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं जिसका इम्पैक्ट आपको दिल्ली में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल वो जो सारे के सारे पहले अर्थक्वेक देखे गए या जिसकी इंटेंसिटी दिल्ली में एक्सपीरियंस करी गई वो अफगानिस्तान या हिमालय से जो है वो ओरिजिनेट होते थे। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो अर्थक्वेक था ये दिल्ली से ही जो है वो ओरिजिनेट होता हुआ आपको दिखाई दिया। मतलब इनसाइड दिल्ली जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है और इसी वजह से ये पर्टिकुलर जो इवेंट है ये काफी ज्यादा कंसर्न क्रिएट करता हुआ आपको दिखाई देता है। अब मैंने आपको एक पॉइंट यहां पर बताया कि दिल्ली जो है वो एक सिस्मिक जोन वाला एरिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि सर सिस्मिक जोन जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि वो सारे के सारे जोन जहां पर अर्थक्वेक जो है वो लाइकली हैं कि भैया यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो अर्थक्वेक आ सकते हैं। उनके जियोलॉजिकल फीचर की वजह से ऐसे जोन को हम सिस्मिक जोन यहाँ पर कहते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि डिवाइडिंग रीजन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्राउंड मूवमेंट एंड अर्थक्वेक रिस्क। मतलब हमने क्या किया है कि जो अर्थ है इसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। उन डिवीजन का जो बेसिस आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि कहां पर ग्राउंड मूवमेंट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर ग्राउंड मूवमेंट ज्यादा होगा वहीं पर अर्थक्वेक की जो रिस्क है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जब हम इस तरीके के जोन से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि हम अर्थक्वेक के जो हजार्ड्स हैं इनको यहाँ पर एसेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो एक्सरसाइज यहाँ पर होती है, उन सब चीजों का सही तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पर हो पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये जो सिस्मिक जोन्स होते हैं इनका डिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया के अगर हम सिस्मिक रिस्क के बारे में बात करेंगे तो एक इंटरनेशनल जर्नल आपको देखने को मिलेगा जिसका टाइटल है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हजार्ड्स। उसकी इस जर्नल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया का लगभग 65% जो इंडिया है या इंडिया का 65% जो एरिया आपको देखने को मिलेगा वो हाई टू वेरी हाई सिस्मिक जोन में आता है। मतलब कि 65% एरिया में इंडिया में अर्थक्वेक की एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक का जो है वो यहाँ पर रिस्क है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन हमारे देश में होते हैं उन्हें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज इससे होने वाले जो नुकसान होंगे उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा और उसकी वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जान माल की हानि आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है।
अब हम लोग कुछ यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स जो है वो यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज पता चलेगी कि अर्थक्वेक जो है वो हमारी जो मदर अर्थ है उसके अंदर जो आपको मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर ओरिजिनेट होता है। जैसे कई बार आपने ये भी सुना होगा कि शेषनाग जो है वो है ना अपनी करवट बदलता है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। वो तो ठीक है, एक माइथोलॉजिकल यहाँ पर स्टोरी है, उसके ऊपर हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो साइंटिफिक चीज है वो ये है कि अर्थ की मूवमेंट की वजह से जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि आपका अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर जनरेट होगा, और ये मूवमेंट जो है वो इनसाइड अर्थ यहाँ पर होती है। अब इसमें ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि फोकस क्या होता है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से अर्थक्वेक यहाँ पर ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फोकस बोलते हैं या हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि हाइपोसेंटर या फोकस जो है वो यहाँ पर क्या होता है। तो अर्थ के अंदर जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा उसे हम लोग फोकस यहाँ पर कहेंगे। अब इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर होगी। तो अगर मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से अर्थ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है इसे यहां पर क्या बोलते हैं, इसे एपीसेंटर के नाम से जाना जाता है। तो हाइपोसेंटर या फोकस जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, और एपीसेंटर फोकस से परपेंडिकुलर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी उसे हम लोग यहाँ पर एपीसेंटर कहते हैं, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के डिस्ट्रक्शंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो अर्थक्वेक है इसमें अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की जो वेव्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक वेव होती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी वेव, या इसे हम लोग पी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरी जो वेव होती है इसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव या सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पी वेव आपको देखने को मिल रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी वेव के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। और एस का मतलब यहाँ पर क्या है, एस का मतलब है सेकेंडरी वेव। तो अलग अलग तरीके की जो वेव्स हैं वो यहाँ पर जनरेट होती हैं, जिनकी वजह से हम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी वेव्स आपको देखने को मिलेंगी ये कैसी होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल आपको देखने को मिलती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कि ये सेम डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ने का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप देखोगे तो आपने एक यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ वाला जो है वो मेथड यहाँ पर देखा होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, एक बार ऊपर की तरफ यहां पर है, एक बार नीचे की तरफ है, और एक बार जो है वो ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है। ऐसी जो वेव्स होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो सेम डायरेक्शन में यहां पर आगे बढ़ती हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, इन वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां पर होती है, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो कैसी होती है, वो ट्रांसवर्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ये जो प्राइमरी वेव आपको देखने को मिलती है इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बॉडी वेव भी हम यहाँ पर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी वेव एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल यहाँ पर करे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, मीडियम की जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम का मतलब क्या हुआ, मीडियम का मतलब है कि सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, या फिर गैस यहाँ पर हो गया। इन सभी जगह पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो क्या कर पाती हैं, वो ट्रेवल कर पाती हैं। इनके प्रोपोगेशन के लिए अगर आप देखोगे तो मीडियम की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंडरी वेव आपको देखने को मिलती है, सेकेंडरी वेव भी जो है वो एक तरीके की बॉडी वेव है ना। और याद रखिएगा ये एक ट्रांसवर्स वेव्स भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल सॉलिड मीडियम में ही जो है वो यहाँ पर ट्रेवल करती हैं, लिक्विड और गैस में जो है वो ट्रेवल नहीं करती हैं। तो केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करने वाली जो अर्थक्वेक की वेव है उसका नाम है सेकेंडरी वेव, और जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है उसका नाम है प्राइमरी वेव। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव ये आपको ध्यान रखना है। और प्राइमरी को प्राइमरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो वेव यहाँ पर ओरिजिनेट होती है अर्थक्वेक के टाइम पीरियड पर, वो यहाँ पर कौन सी है, वो आपको प्राइमरी वेव जो है वो यहाँ पर देखने को
मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगली जो यहाँ पर आपको दो वेव्स देखने को मिलती हैं जिन्हें बोलते हैं रैली वेव, और एक दूसरी जो वेव आपको देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं लव वेव। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सरफेस तक पहुंचने वाली जो वेव्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सरफेस तक पहुंचने वाली जो वेव्स आपको देखने को मिलती हैं अर्थ की सरफेस तक, है ना, मतलब जहां पर हम लोग हैं, हम लोग अर्थ की सरफेस पर हैं, तो सरफेस तक पहुंचने वाली जो वेव आपको देखने को मिलेगी इसे रैली वेव या लव वेव कहते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वो वेव्स आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों वेव्स जो है वो कैसी हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यहां पर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई अगर अर्थ की सरफेस पर कोई बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर होगा तो वो किसकी वजह से होगा, वो रैली या फिर लव वेव की वजह से आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेकेंडरी की वजह से उतना नुकसान यहां पर नहीं होता है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो पी और एस वेव हैं, है ना, प्राइमरी वेव और उसके बाद सेकेंडरी वेव, उनके शैडो जोन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राइमरी वेव जो होता है इसका शैडो जोन यहां पर क्या होता है, शैडो जोन का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आपको पहुंचती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगा कि जो प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव का जो शैडो जोन आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक यहां पर है, और 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री यहां तक। तो 105 से लेकर 145 डिग्री तक जो यहां पर आपको प्राइमरी वेव्स देखने को मिलती हैं, इनके यहां पर वेव्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो 105 से लेकर 145 डिग्री ये प्राइमरी वेव का जो है वो यहां पर क्या मिलेगा, ये आपको शैडो जोन मिलता है, मतलब यहां पर प्राइमरी वेव्स आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेव के बारे में अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये केवल सॉलिड मीडियम में जो है वो यहाँ पर ट्रेवल करेंगी। तो जहां पर लिक्विड होगा वहां पर सेकेंडरी वेव्स जो है वो यहाँ पर आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिल रहा है जहां पर लिक्विड जो है मैग्मा यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या होता है कि एस वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करती हैं। तो प्राइमरी वेव का जो यहाँ पर शेडो जोन है वो 105 से लेकर 145 डिग्री तक है, और उसके बाद एस वेव का जो शेडो जोन है वो 105 से लेकर 105 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों का शेडो जोन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का शेडो जोन बताओ जहां पर प्राइमरी भी प्रेजेंट नहीं होगी सेकेंडरी भी प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक ये दोनों प्रेजेंट यहां पर नहीं होती हैं, क्योंकि प्राइमरी जहां पर है वहां पर सेकेंडरी भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जहां पर प्राइमरी भी नहीं है सेकेंडरी भी नहीं है, इसे हम लोग पी और एस वेव का जो है वो शेडो जोन जो है वो यहां पर कहते हैं। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको अर्थक्वेक समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप सुनते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और कई बार सुनते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी में जो है वो यहां पर क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अर्थक्वेक का जो सोर्स है, ठीक है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, इसका मतलब है कि हम फोकस की बात कर रहे हैं, यहां से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हुई है इसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि जो अर्थक्वेक यहां पर ओरिजिनेट हुआ है इसका जो इंपैक्ट है या जो इसका इफेक्ट आपको अलग अलग लोकेशंस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अलग अलग लोकेशंस पर इसका इंपैक्ट या इफेक्ट है उसे अगर हमें मेजर करना है तो वो हम इंटेंसिटी से जो है वो यहां पर क्या करेंगे, मेजर यहां पर करेंगे। अब अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक स्केल आपको देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं रिच्टर स्केल। तो रिच्टर स्केल में याद रखना 0 से लेकर 10 तक की रेंज होती है जिसमें हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो यहां पर मेजर करेंगे। 1935 में इसे यहां पर इन्वेंट किया गया था और इसे हम लोग रिच्टर स्केल के नाम से जानते हैं। लेकिन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का जो यहां पर मेजरमेंट होता है इसके लिए हम लोग मर्सिली वाली जो स्केल है वो यहां पर यूज करते हैं। और याद रखिएगा इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो इसकी रेंज होती है ये 1 से लेकर 12 तक होती है, और इसे कब इन्वेंट किया गया था, 1902 में।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने वाली जो स्केल है उसका नाम है रिक्टर स्केल, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने वाली जो स्केल है वो यहाँ पर कौन सी है, वो आपको मर्सिली स्केल देखने को मिलेगी। अब इसमें से जो ज्यादा साइंटिफिक आपको देखने को मिलती है वो कौन सी है, वो आपको मैग्नीट्यूड स्केल देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। अब इनकी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, तो इसकी एक सिंगल नंबर की वैल्यू होगी जो सभी जगह पर आपको सेम होगी, क्योंकि सोर्स से कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है ये उसके बारे में बात करता है। अब उसके बाद जो शेकिंग और डैमेज है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, इस वजह से जो इंटेंसिटी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो सब जगह पर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। अब इसका एग्जांपल देखो दिया गया है कि मैग्नीट्यूड 7 अर्थक्वेक रिलीजेस अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी नो मैटर वेयर इट अकर्स, मतलब 7 अगर मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या है कि अर्थक्वेक है, तो जहां पर भी 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो सब जगह पर इक्वल यहाँ पर रहेगी। द सेम अर्थक्वेक में फील माइल्ड इन अ डिस्टेंट एरिया, ठीक है, सेम तरीके का मैग्नीट्यूड जो पास वाले एरिया होंगे वहां पर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, और किसी दूरी वाले एरिया में जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन आपको कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये इंटेंसिटी से जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। तो मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ, उसके सोर्स पर अगर हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और उसके बाद ये क्या डिफाइन करेगा, इफेक्ट फेल्ड बाय द पीपल बिल्डिंग एंड द इन्वायरमेंट, ये इंटेंसिटी से जो है वो यहाँ पर डिसाइड होता है। तो ये थोड़ा सा मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में अर्थक्वेक की क्या डिफरेंस होते हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार आपने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज क्या होता है, ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, सिस्मिक एक्टिविटी को जो है वो यहाँ पर मॉनिटर करेगा, अर्ली वार्निंग यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ सेफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी रेजिस्टेंस बिल्डिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है उसके डिजाइन को गाइड करेगा, और साथ ही साथ अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के भी काम यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जो अर्थक्वेक यहाँ पर वेव्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इनको रिकॉर्ड करने का जो काम यहाँ पर करेगा वो यहाँ पर कौन करेगा, ये सिस्मोग्राफ यहाँ पर करने वाला है। तो सिस्मोग्राफ भी कई बार यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसका यूज आपको ये देखने को मिलता है। अब दो और चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक बता रहा हूं आइसोसीमल, ठीक है, लाइन, और एक बता रहा हूं होमोसिस्मल लाइन। तो एक है आइसोसिस्मल लाइन और एक है होमोसिस्मल लाइन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग आइसोसिस्मल लाइन के बारे में अगर बात करें, तो अगर मान लीजिए कि अलग अलग एरिया में सेम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, ठीक है, सेम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर आ रही है, और अगर हम उन पर्टिकुलर एरियाज को जहां पर सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक यहां पर आ रहा है, इनको अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये जो लाइट यहां पर कहलाएगी, इसे हम आइसोसिस्मल लाइन यहां पर कहते हैं। होमोसिस्मल लाइन का मतलब ये होता है कि कनेक्ट लोकेशन वेयर द अर्थक्वेक वाज फेल्ड एट द सेम टाइम, मतलब कि जहां पर अर्थक्वेक सेम टाइम पर फील किया गया है ना, सुबह 7 बजे 7 बजे 7 बजे 7 बजे, तो जिन एरियाज में 7 बजे यहाँ पर अर्थक्वेक फील किया गया, उन पर्टिकुलर एरियाज को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन यहाँ पर बनेगी इसे होमोसिस्मल लाइन यहाँ पर कहते हैं। तो आइसोसिस्मल यहाँ पर क्या है कि शेकिंग इंटेंसिटी अगर सेम है, और होमोसिस्मल का मतलब होता है कि अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट यहाँ पर सेम है तो हम लोग होमोसिस्मल बोलेंगे, और शेकिंग इंटेंसिटी अगर सेम है तो इसे हम आइसोसिस्मल लाइन जो है वो यहाँ पर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो सिस्मिक जोन है इसे हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, 4 जोन में जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक आपको मिलेगा जोन नंबर 2, एक मिलेगा आपको जोन नंबर 3, एक मिलेगा आपको जोन नंबर 4, और एक मिलेगा आपको जोन नंबर 5। ठीक है, 1 जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता, तो 2 3 4 5 ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो रेड कलर में देखने को मिल रहा है, जैसे हम गुजरात वाले एरिया में देखेंगे तो गुजरात वाले एरिया में आपको कच्छ वाला जो रीजन देखने को मिलता है, एक ये वाला रीजन हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हिमालय वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो हिमालय जहां पर प्रेजेंट है, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ ईस्ट है जहां पर आपको हिमालय बेल्ट देखने को मिलती है, ये सब जो रीजन आपको देखने को मिलेंगे ये किसमें है, ये जोन नंबर 5 में है। ठीक है, मतलब जहां पर अर्थक्वेक की रिस्क जो है वो ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसका जोन जो है वो यहाँ पर कैसा है, वो ज्यादा है, तो जोन नंबर 5 में आपको ये देखने को मिलेगा।
अब इसी तरीके से गाइस अगर हम लोग यहाँ पर ये दिल्ली को देखेंगे तो देखो ये दिल्ली आपको देखने को मिल रहा है, दिल्ली में अर्थक्वेक यहाँ पर आया है। तो दिल्ली का जोन जो अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा जोन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना स्टेट जो है वो यहाँ पर देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो स्टेट है वो कौन से जोन में यहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको ये मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एरिया 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। तो ज्यादातर जो है वो एरिया यहाँ पर क्या है, रिस्क से आपको बाहर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कच्छ वाला रीजन है ना, हिमालय वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह जो है वो बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो इंटेंसिटी के हिसाब से जो है वो जोन डिवाइड किए गए हैं, जहां पर ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां पर आपको ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जोन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो इंडिया में याद रखिएगा 2, 3, 4, 5 ये 4 अर्थक्वेक के जोन आपको देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा हमने अर्थक्वेक के बारे में समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, इसका क्या क्या थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिल्ली का जो जोन आपको देखने को मिलेगा ये जोन नंबर 5, जोन नंबर 4 है ऑफ इंडिया अर्थक्वेक हजार्ड मैप। और इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये सेकंड हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी है। मतलब कि जोन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी है और जोन नंबर 4 जो है वो सेकंड हाईएस्ट आपकी देखने को मिलेगी। Based on MSK scale, which measure earthquake intensity, Zone 4 areas can experience MSK 8 intensity, making them prone to structural damage. अब यहाँ पर एक नई स्केल निकल कर आई है जिसे हम लोग बोलते हैं MSK स्केल। अब अलग अलग तरीके की स्केल हैं जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वगैरह को मेजर करेंगे। ज्यादातर जो है वो रिश्टर स्केल का यहाँ पर यूज होता है। तो एमएसके स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये बोला गया है कि जोन 4 एरिया जो है उसे एमएसके 8 इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक करेंगे और इसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज जो होगा उस पर्टिकुलर एरिया में वो बड़े स्केल पर होगा। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फोटो में दिखाया था, तो फोटो में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डिमोलिश होते हुए आपको दिखाई दिए। तो स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि इस जोन 4 वाले एरिया में आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली और नियर बाय रीजन्स में मल्टीपल स्मॉल अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए है ना। मतलब 5 साल में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का इस बार आया है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर ट्रेमोर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कम इंटेंसिटी के हैं तो इनको फील यहाँ पर नहीं किया जाता था, लेकिन सिस्मोमीटर जो है, ये सिस्मोग्राफ जो है वो इन सब चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। तो लो मैग्नीट्यूड जो क्वेक्स हैं वो कॉमन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे वो दिल्ली रीजन में कैसे हैं, वो बहुत ही ज्यादा रेयर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो दिल्ली में अर्थक्वेक आते हैं इसके पीछे जो फैक्टर आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट। ठीक है, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट जो है ये इसका एक रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब दिल्ली जो है वो यहाँ पर क्या है, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट का पार्ट है जो सदर्न और ईस्टर्न राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली में जो है वो आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड का एरिया है, ये हिमालय है, ये मारवाड़ क्रैटन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट है और इसी अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट पर जो है वो आपको दिल्ली यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं और इसकी वजह से फोल्डेड रॉक का फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फोल्डेड रॉक का फॉर्मेशन जो है वो जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिमालय जो है वो क्या है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन की वजह से अगर आप देखोगे तो जो भी अलग अलग तरीके की प्लेट्स होती हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो जो भी सेडिमेंट्स हैं वो राइज करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो फोल्डेड रॉक का फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग तरीके की प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो जियोलॉजिकल फोल्डेड रॉक्स का क्रिएशन यहाँ पर हुआ है इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो माइल्ड अर्थक्वेक्स जो है वो यहाँ पर आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मेजर अर्थक्वेक जो है वो अनकॉमन है। मतलब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़े स्केल पर जो है ये ज्यादा इंटेंसिटी वाले जो यहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर जो ये दिल्ली में अर्थक्वेक आया है या जो हिमालयन रीजन में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, क्या इनमें कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अगर आप हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में देखोगे तो आप सभी को पता है कि इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में टकराने की वजह से जो है वो हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, इसका नाम है यूरेशियन प्लेट,
और ये अगर आप देखोगे तो ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जो है वो लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूरेशियन प्लेट के अंदर जो है वो सबडक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अंदर जाता हुआ ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हायर मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक वगैरह है वो हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो दिल्ली का अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट वाला, तो ये जियोलॉजिकल फॉल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसमें कोई सबडक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई प्लेट एक दूसरी प्लेट के अंदर आपको जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो पास्ट में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो है वो लेस लाइकली है, लेकिन छोटे मोटे जो इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक है वो इन पर्टिकुलर रीजन्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये फॉल्ट के क्रिएट होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फोकस बताया था ना, उसमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये फॉल्ट क्रिएट हो रहा है ना। तो फॉल्टिंग की वजह से जो है ये यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे के पूरे रीजन में जो है वो यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब कई बार यहाँ पर दिल्ली के जो लोग हैं वो ये बोले हैं कि भाई इस बार ना यहाँ पर हमको कुछ साउंड भी जो है वो यहाँ पर अर्थक्वेक के साथ यहाँ पर सुनाई दिया है। मतलब इन्होंने यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज साउंड जो है वो यहाँ पर सुने हैं, मतलब अर्थक्वेक के दौरान। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या अर्थक्वेक जो है वो अपने साथ साउंड को भी जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं क्या। तो याद रखिएगा जो मैंने आपको प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ये सब चीजें बताई ना, तो ये लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे हियरिंग रेंज से जो है वो बाहर है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि हमारी जो हियरिंग रेंज है, हम कितने किलो हर्ट्स वाली हियरिंग रेंज को सुन सकते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन कई सारे केसेस में जो लार्ज अर्थक्वेक होते हैं वो ऑडिबल साउंड्स को जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पर ट्रेवल करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब कॉमन सोर्सेज जो है साउंड के वो ये हैं कि भाई बिल्डिंग शेक कर रही है, फर्नीचर हो गया, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की शेकिंग है, ग्राउंड में कुछ वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और इस वजह से साउंड वगैरह जो है वो सुने जा सकते हैं। मतलब साउंड अगर अर्थक्वेक के टाइम पर आप सुन रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ घबराने वाली बात है ना, वैसे तो पूरा ही घबराने वाली बात है, लेकिन ये कोई है ना, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ही खतरनाक है, ये होता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर अभी तो छोटा जो है वो यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, लेकिन क्या बड़े स्केल पर भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि दिल्ली में लार्ज अर्थक्वेक भी जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो हिस्टोरिकल अगर हम अर्थक्वेक्स यहाँ पर दिल्ली में देखेंगे तो 1720 में पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो दिल्ली में रिपोर्ट किया गया। 1803 में अगर आप देखोगे तो एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से कुतुब मीनार यहाँ पर डैमेज हो गया था। लेटर फाउंड टू हैव ओरिजिनेटेड नियर, ठीक है, श्रीनगर देवप्रयाग उत्तराखंड, मतलब कि बाद में ये पता किया गया कि भाई ये जो कुतुब मीनार को डैमेज करने वाला अर्थक्वेक था ये हिमालयन रीजन में यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, उसका इंपैक्ट जो है वो दिल्ली में आपको देखने को मिला। अब एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में कोई बहुत इंटेंसिटी का जो है वो अर्थक्वेक यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि टेक्टोनिक स्ट्रक्चर जो है वो किसी तरीके का कोई साइन यहाँ पर नहीं दिखा रहे कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस बिल्डअप यहाँ पर हो रहा है और इसकी वजह से जो है वो मेजर अर्थक्वेक यहाँ पर ओरिजिनेट होगा या उसका कोई इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर लार्ज स्ट्रेस बिल्डअप होगा तभी बड़े अर्थक्वेक यहाँ पर आएंगे, तो ऐसा कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली वालों को यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद रिस्क फॉर फ्रॉम हिमालयन अर्थक्वेक, तो दिल्ली जो है वो वनरेबल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्विक्स फ्रॉम द हिमालयन रीजन, मतलब ये जो फोल्ड वाला आपको मैंने बताया ना, ये जो फोल्ड वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट वाला, इसकी वजह से दिल्ली में ज्यादा इंटेंसिटी का कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा। लेकिन जो हिमालयन रीजन में जो है वो यहाँ पर अगर कोई मेजर जो है वो अर्थक्वेक आया तो उसका इंपैक्ट जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर मान लीजिए कि हिमालय में कोई बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होता है और उसका इंपैक्ट अगर मान लीजिए कि दिल्ली पर आया तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट डैमेज जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दिल्ली का जो ये अरावली वाला फॉल्ट है इसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन हिमालयन रीजन से अगर कोई क्वेक यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिल्ली वाले टॉपिक को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब इंडिया में अगर हम मेजर अर्थक्वेक्स देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 2001 में गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी 7.7 थी और इससे लगभग 20,000 लोगों की जान गई। फिर 1993 में अगर आप देखोगे तो लातूर महाराष्ट्र में आया था जिसकी इंटेंसिटी 6.4 थी, जिसकी वजह से लगभग 10,000 लोगों की जान यहाँ पर गई। 1950 में असम में यहाँ पर आया, 1934 में बिहार नेपाल वाली जो बाउंड्री है वहां पर आपको देखने को मिलेगा,
तो आसाम का जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 8.6 और ये 8 है। फिर कांगड़ा अर्थक्वेक जो हिमाचल प्रदेश में 1905 में आया था 7.8 है ना। फिर उसके बाद 2004 में भी अगर आप देखोगे तो जब सुनामी यहाँ पर आई थी है ना, तो सुनामी के टाइम पीरियड पर भी अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर फील किया गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो एग्जांपल्स प्रेजेंट नहीं है, काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो इंडिया में अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो सिस्मिक जोन है इंडिया को अर्थक्वेक्स के लिए वल्नरेबल यहाँ पर बनाता है। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई काम किया है क्या? यस। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। कब किया गया? 2014 में। कहा किया गया? न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ये जो नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी है इसका फंक्शन क्या है कि सीस्मिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, अर्थक्वेक अलर्ट प्रोवाइड करना, जो सिस्मिक हजार्ड है उनको यहाँ पर क्या करना कि स्टडी करना, मतलब कि सेफर कंस्ट्रक्शन का, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिस्क वगैरह होते हैं उनको असेस करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी 2014 में स्टेब्लिश हुआ न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NERMP। तो इसे पायलट फेज में जो है वो 2013 से लेकर 15 में ये शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और इसमें हमको यहाँ पर क्या करना था कि जो अर्थक्वेक का रिस्क है इसको यहाँ पर रिड्यूस करें, और साथ ही साथ जो तैयारियां होती हैं अक्रॉस इंडिया है ना, कि भाई अगर अर्थक्वेक की कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करें, इसके लिए हमें खुद को तैयार भी रखना है। तो इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया। तो इनका भी वही काम है कि भाई सिस्मिक रिस्क असेसमेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, इंजीनियर्स को ट्रेन करना, आर्किटेक्ट्स को ट्रेन करना, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम को जो है वो ट्रेन करना, लोगों को अवेयर करना, इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलते हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ये इनका मेन काम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हमारे देश में अभी के टाइम पीरियड पर जो बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर बनाई जाती है उन्हें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाना है, और उसके लिए हमारा जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो कब का है? वो 2016 का है। तो अभी हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 को जो है वो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी यहाँ पर बनाई जाए कि अर्थक्वेक वगैरह अगर आए तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पर मिटिगेट कर सकें। फिर इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, जिसे BMTPC कहते हैं। इसे 1990 में जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये गैप को फिलफिल करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजीज, मतलब कि हम लोग घर वगैरह को बनाने में जो अलग अलग तरीके की बिल्डिंग मटेरियल और टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज करते हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ताकि हम लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो यहाँ पर बिल्डिंग्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर कर पाए। सो बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल 1990 में यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। इसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल रेट्रोफिटिंग स्कीम जो है वो यहाँ पर शुरू करी थी। कब शुरू करी थी? 8 फरवरी 2022। तो 8 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ने नेशनल रेट्रोफिटिंग स्कीम जो है वो यहाँ पर शुरू करी। तो इसका यहाँ पर बेसिक यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम स्ट्रेंथन करें, और जो भी नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक है, उनसे उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सिस्मिक रेट्रोफिटिंग हो गया, पब्लिक एंड क्रिटिकल बिल्डिंग, अर्बन एंड रूरल हाउसिंग, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग यहाँ पर बनाना चाहते हैं ताकि अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को वो लोग यहाँ पर इंश्योर कर पाए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडिया क्वेक। तो इंडिया क्वेक जो ऐप है ये यहाँ पर क्या करेगा, ये आपको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन और जो भी अलर्ट वगैरह है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट साइंसेस जो हमारी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर इंडिया क्वेक जो है वो ऐप यहाँ पर बनाया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि पहला इंडियन स्टेट आपको कौन सा देखने को मिलेगा जिसने अपना अर्थक्वेक अलर्ट ऐप जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया था? ये बात है 2021 की। तो अर्थक्वेक अलर्ट ऐप जो है वो सबसे पहले उत्तराखंड ने जो है वो यहाँ पर बनाया था 2021 में। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। इसके बाद हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे आपने एक अथॉरिटी के बारे में सुना होगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एक्ट।
तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये एक्ट जो है वो यहाँ पर कब का है। ठीक है, इसका एक्ट कौन है, और एनडीएमए का नेशनल लेवल पर जो हेड होता है अथॉरिटी का, वो यहाँ पर कौन होता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है वो अप्रैल 2007 में यहाँ पर रिलीज करी गई। इसमें आपको टोटल 6 पिलर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो भी ये अर्थक्वेक वगैरह होता है इसे मिटिगेट करने के लिए, तो हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन करना है, सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग और सिस्मिक रिट्रोफिटिंग करनी है, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, कैपेसिटी डेवलपमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट। तो ये टोटल 6 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे हम अर्थक्वेक को यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल जो खासी हिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपको इस फोटो में भी देखने को मिल रहा है, ये जो है ये यहाँ पर क्या है, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो है वो हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर थोड़ा देखो, इनको हाइट पर बनाया गया है ना, ये जो घर है ये थोड़े हाइट पर बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये आप मान सकते हैं, ये अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल खासी हाउसेस जो हैं वो कैसे हैं, खासी मेनली एक ट्राइब है जो कि मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। तो उनके जो ये घर होते हैं, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम इस टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली में जो अभी रिसेंटली यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, ये इसके सिस्मिक रिस्क को जो है वो यहाँ पर हाईलाइट करता है। और बड़ा कोई अर्थक्वेक जो है वो दिल्ली में नहीं आएगा, लेकिन जो मॉडरेट ट्रेमोर्स होते हैं वो पॉसिबल हैं, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में जो है वो दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिपेयर करना अपने आप को जो है वो की है कि भाई जो दिल्ली की सिस्मिक हिस्ट्री है ना, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझें, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो बिल्डिंग है उनको यहाँ पर बनाए, ताकि हम लोगों को सेफ इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। अथॉरिटीज और जो रेसिडेंट हैं उनको भी विजिलेंट यहाँ पर रहना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर कोई ट्रेमोर्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी आप आसानी से टैकल करके जो है वो ओवरऑल जो रिस्क है उसको मिनिमाइज यहाँ पर कर पाओ। तो ये था गाइस आपका पूरा का पूरा सेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको अर्थक्वेक बताया, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, हम और किस तरीके से जो है वो जो ये अर्थक्वेक के रिस्क होते हैं उनको यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। जो लोग भी इस सेशन को देख चुके हैं, आप लोग अपना अपना एक सॉल्यूशन जो है वो जरूर बताइएगा। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अब कभी भी कोई अर्थक्वेक यहाँ पर आएगा इंडिया में, या उसका कोई भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो अगर आपने ये सेशन देखा हुआ है तो आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं ये भी मेंशन करिएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग और कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।